दोस्तों, आप लोग YouTube, Facebook और ट्विटर जैसे लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पिछले 2-3 दिन से लगातार तुर्की से जुड़ी हुई एक खबर जरूर देख रहे होंगे, जिसमें बार बार ये बताने की और दिखाने की कोशिश की जा रही है कि तुर्की देश बहुत जल्द ही एक एग्रीमेंट को तोड़ने जा रहा है। एक ऐसा बड़ा और अहम एग्रीमेंट कि जो हमारी इस दुनिया में आज से लगभग 90 से 100 साल पहले हुआ था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुर्की इस एग्रीमेंट को तोड़ने की पहले भी कई बार कोशिश कर चुका है, मगर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के सामने तुर्की इस तरह का कुछ भी करने के लिए बेबस था। इवन अभी 1-2 साल पहले तो जब तुर्की ने ऐसा करने की कोशिश की थी तो उसको अपने ही देश के विपक्ष से कड़ा विरोध सहना पड़ा था, बल्कि वहाँ के विपक्ष की तरफ से वहाँ की गवर्नमेंट यानी कि रजब तैयब अर्दोगान को धमकी तक दे दी गई थी और ऐसा करने की सूरत में अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा गया था। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर ये एग्रीमेंट यानी कि ये मुआहिदा है क्या, इसमें ऐसा क्या मेंशन है और इसके तोड़ने से तुर्की को क्या फायदा होगा। क्या वजह है कि तुर्की की तरफ से इस मुआहिदे यानी कि इस एग्रीमेंट को तोड़े जाने वाली खबर ने दुनिया के बहुत सारे देशों के न सिर्फ होश उड़ा दिए हैं बल्कि बहुत सारे देशों को हैरान और परेशान भी कर दिया है। तो चलिए आज की अपनी इस छोटी सी वीडियो में हम इस एग्रीमेंट से जुड़े अपने लगभग सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कर लें अगर इस एग्रीमेंट की यानी कि इस मुआहिदे की, तो इसका नाम है मॉन्ट्रेक्स मुआहिदा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि जैसा कि हम ज्यादातर लोग पहले से ही जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद हमारी दुनिया से मुस्लिम इतिहास की एक बड़ी और ताकतवर सल्तनत यानी कि सल्तनत उस्मानिया भी खत्म हो गई थी। उसकी जगह पर सिर्फ छोटा सा तुर्की ही रह गया था और उस तुर्की को भी उस दौर की बड़ी बड़ी ताकतों ने बहुत सारी बंदिशों में यानी कि बहुत सारे एग्रीमेंट में बांध दिया था। उसके साथ जो उस दौर में बहुत सारे एग्रीमेंट किए गए थे यानी जिन मुआहिदों में उसको बांधा गया था, उसी में से एक मुआहिदे का नाम मॉन्ट्रेक्स मुआहिदा भी था। ये मुआहिदा दरअसल 20 जुलाई 1936 को साइन किया गया था और ये मुआहिदा तुर्की के आसपास का जो इम्पोर्टेंट समुद्री इलाका है उससे जुड़े हुए सारे कानूनों को तय करता है। इस एग्रीमेंट की अहमियत को जानने से पहले हमारे लिए ये जान लेना भी जरूरी है कि तुर्की जिस जगह पर मौजूद है यानी उसकी जो लोकेशन है वो दरअसल दुनिया की सबसे कीमती जगहों में से एक जगह मानी जाती है। वजह साफ है क्योंकि तुर्की एक ऐसी लोकेशन पर मौजूद है जो लोकेशन एशिया और यूरोप को आपस में कनेक्ट करती है, यानी तुर्की यूरोप और एशिया के बीच एक पुल का काम करता है। इसीलिए जब भी दुनिया के ज्यादातर देश ट्रेड करते हैं यानी कि व्यापार करते हैं तो उनको तुर्की की लोकेशन का मोहताज होना ही पड़ता है। जमीन की तरह ही तुर्की का जो समुद्री एरिया है वो भी दुनिया के व्यापार में एक बड़ा किरदार अदा करता है। बिजनेस से रिलेटेड दुनिया के ज्यादातर जहाज तुर्की के इस्तांबुल शहर के नीचे से ही होकर गुजरते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोग इस फोटो को देखिए, एक साइड में आप लोगों को दुनिया का वो समुंदर नजर आ रहा है कि जिसको ब्लैक सी का नाम दिया जाता है और जो रशिया, यूक्रेन, बल्गारिया, टर्की और इस जैसे बहुत सारे देशों से घिरा हुआ है। तो दूसरी तरफ आप लोगों को हमारी दुनिया का एक बड़ा समुद्री एरिया यानी कि मेडिटेरियन सी भी नजर आ रहा है और यही वो कीमती यानी कि इम्पोर्टेंट एरिया है कि जो अफ्रीका और यूरोप के बीच में मौजूद है। मगर दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि अगर आप लोगों को अपने जहाजों के जरिए से ब्लैक सी से मेडिटेरियन सी की तरफ आना है तो आपको सी ऑफ मरमरा से होकर गुजरना ही पड़ेगा और यही वो खास समुद्री एरिया है कि जो तुर्की के अंदर ही पड़ता है, बल्कि ये कहिए कि इस्तांबुल शहर में मौजूद है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस एरिया में आप ऐसे ही नहीं आ सकते हैं बल्कि तुर्की ने दोनों तरफ से गेट बना रखे हैं जिनको स्ट्रेट्स के नाम से जाना जाता है। यानी ब्लैक सी से अगर आप लोग सी ऑफ मरमरा में एंटर होंगे तब भी आपको एक स्ट्रेट को पार करना होगा और इसी तरह से जब आप सी ऑफ मरमरा से निकलेंगे यानी तुर्की के इस समुद्री एरिया से निकलेंगे तब भी आपको एक स्ट्रेट को पार करना होगा जिसको डार्डेनल्स के नाम से जाना जाता है। जबकि जिस स्ट्रेट के बारे में मैंने आपसे पहले बात की यानी जो ब्लैक सी की तरफ मौजूद है उसको बास्फोरस के नाम से जाना जाता है। अब मुद्दे की बात ये है कि जब 1936 में ये एग्रीमेंट किया गया था तो इसमें ये कहा गया था कि ये जो पूरा समुद्री एरिया है इस पर मालिकाना हक तो तुर्की का ही होगा, मगर जो जहाज निकलेंगे बिजनेस पर्पस से रिलेटेड वो पूरी तरह से आज़ाद होंगे और उन पर तुर्की किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं लगा पाएगा। साथ ही साथ उनसे कोई वसूली वगैरह यानी टैक्स वगैरह भी नहीं ले सकेगा, यानी वो पूरी तरह से आज़ाद होंगे। जाहिर है दोस्तों, जिस देश के पास भी इतना इम्पोर्टेंट समुद्री एरिया मौजूद हो वो हर साल करोड़ों डॉलर्स कमा सकता है, मगर उसके बावजूद भी इस एग्रीमेंट की वजह से पिछले 90-100 साल से तुर्की के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। मगर अब आखिरकार तुर्की इस एग्रीमेंट को तोड़ने के पूरे मूड में नजर आ रहा है
क्योंकि दोस्तों इलेक्शन होने से पहले ही ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अगर इस इलेक्शन में रजब तैयब अर्दोगान की वापसी होती है तो वो कोई दूसरा फैसला लें या फिर ना लें, मगर इस एग्रीमेंट को जरूर तोड़ेंगे। और शायद ये चीज अब बिल्कुल पूरी तरह से सही होती नजर आ रही है। फिलहाल अब टर्की की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि इस्तांबुल के समुद्री इलाके से अब जो भी जहाज सामान लेकर गुजरेगा उससे टैक्स जरूर लिया जाएगा। ये माना जा रहा है कि ये टैक्स लगभग हर टन के हिसाब से $5 होगा। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि हर आने वाले साल में जुलाई के महीने में इस पॉलिसी को रिव्यू किया जाया करेगा और अगर महसूस होगा कि टैक्स और बढ़ाया जाना चाहिए तो हर जुलाई के महीने में बढ़ाया जाया करेगा। फिलहाल टर्की के एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि इस एग्रीमेंट को तोड़ने के बाद टर्की के खजाने में लगभग $900 मिलियन की रकम आएगी, जो टर्की की डूबती हुई इकोनॉमी को बचाने में भी बड़ा किरदार अदा करेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की इस छोटी सी वीडियो की मदद से आप लोग इस पूरे एग्रीमेंट के बारे में सब कुछ समझने में कामयाब हो चुके होंगे। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।